बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 मिक्स एंड बीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और चैप्टर 14 इज़ अबाउट कॉरपोरेशंस। हम इसका ग्रुप ए करेंगे प्रॉब्लम्स का। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ 14A-1 that is shown below are 5 selected transaction of reclamation systems in corporation for the year ended December 31st 1994। तो ये 5 एंट्रीज़ हैं, तो हम इनको देखते हैं कैसे करना है। 15 जनवरी को पेड कैश डिविडेंड टोटलिंग 45,000 डिविडेंड पे करने की एंट्री है। दिस डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन December 15 1993। तो 15 दिसंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका था, तो इसका मतलब डिविडेंड पेएबल है, और आज 15 जनवरी को इट इज़ गोइंग टू पेएबल ऑन 15 जनवरी 1994। तो डिविडेंड पे की एंट्री क्या होगी? डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। जिस दिन हम उसे पे करेंगे दैट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट एंट्री इज June 19 issued an additional 20,000 shares of $5 par value capital stock to Baldwin Development Corporation exchange for an adjoining parcel of land needed for expansion। तो लैंड ली है, लैंड के एक्सचेंज में हम उन्हें कुछ इश्यूज दे रहे कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू लैंड in exchange of land. The stock reclamation system is not widely traded। तो अभी ये widely trade नहीं हो रहा publicly। So although Baldwin pay 3,85,000 for land 5 years ago, तो बाल्डविन ने उसके लिए 3,85,000 लैंड के लिए पहले पे किया हुआ है। टू इंडिपेंडेंट अप्रेजल्स हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू। तो उन्होंने उसके मुताबिक, इस लैंड की वैल्यू के मुताबिक एस्टिमेशन लगाया है कि इस रियल इस्टेट की आज की डेट पे क्या वैल्यू है। तो दे आर सेइंग आज की डेट पे इसकी वैल्यू 3,10,000 टू बी ऑन दिस डेट। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू के मुताबिक इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब कैपिटल जो है वो पब्लिकली ट्रेड नहीं होता, तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं? लैंड अकाउंट डेबिट और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट की जगह अब हम कंपनीज के अंदर कैपिटल स्टॉक का वर्ड यूज़ करेंगे, और एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट। अब इसमें फ़र्क ये है, क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए जो है कैपिटल स्टॉक को डायरेक्टली क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन जहां पब्लिकली ट्रेड होती है, पब्लिक कंपनी होती है, तो डायरेक्टली कैपिटल स्टॉक को वो क्रेडिट नहीं किया जाता, वो पहले कैपिटल सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाला जाता है। फर्दर क्वेश्चंस में हम उसको भी देखेंगे। Next is the board of director declared a dividend of 30 cents per share payable on 15 January. The owner of the corporation 1,70,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया है, और डिविडेंड हम पे करेंगे। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस वक्त हमने जो एंट्री करनी होती है दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अभी हमने डिविडेंड पे नहीं किया बट डिक्लेयर किया है, तो जिस दिन डिक्लेयर होता है डिविडेंड उस दिन हमारी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती हैं, क्योंकि हम रिटेन्ड अर्निंग से डिविडेंड पे करते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग विल बी रिड्यूस्ड ऑन दैट डेट। ठीक है, जिस दिन आप डिविडेंड पे करेंगी कंपनी कैश में, उस दिन डिविडेंड पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि एक शेयर पे 0.30 था, तो जितने शेयर्स हैं उससे हम 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 51,000। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डेड इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो अब इनकम टैक्स एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमें पे करना है। पीरियड December 31st 1994 54,200 टैक्स भी बता दिए। दीज टैक्सेस विल बी पेड, अभी पे नहीं हो रहे, टैक्स ड्यू हो गया है, पे नहीं हो रहा। The taxes will be paid on January 15, 1995. Income taxes for the first 9 months 1994 amounting 1,84,600 all have been already paid, recorded and paid। तो पहले जो साल जिसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1994 में, उसमें पहले जो 9 मंथ हैं उनका हम रिकॉर्ड भी कर चुके हैं और पे भी कर चुके हैं, कंपनी कह रही है। हमने सिर्फ बाकी के 3 मंथ का 54,200 रिकॉर्ड करना है, पे नहीं अभी करना, पे जनवरी में करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे हम।
इनकम टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट हो रहा है, और इनकम टैक्स पेएबल क्योंकि अभी पे नहीं कर रहे तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज द इनकम समरी अकाउंट एट द एंड ऑफ प्रॉफिटेबल ईयर्स नेट इनकम। तो नेट इनकम को, इनकम समरी को क्लोज करना है, तो हम इनकम समरी क्लोज करेंगे कैसे? हमारा रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है उसके थ्रू। तो जब हमें कंपनी को प्रॉफिट होता है तो क्लोजिंग की एंट्री होती है, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्रेडिट। सोल ट्रेडरशिप में हम ये क्लोजिंग की एंट्री जब करते थे तो क्रेडिट साइड पर हमारे पास कैपिटल अकाउंट होता था, लेकिन जब कॉरपोरेशंस में आते हैं, कंपनीज में आते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो क्रेडिट पे हम फिर रिटेन्ड अर्निंग में इनकम को क्लोज करते हैं। तो प्रॉफिट है क्योंकि इनकम समरी डेबिट है और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट है। तो हमने इसका पहली ट्रांजैक्शन के जो पार्ट थे वो हमने कर लिया, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। एज्यूम द बैलेंस शीट रिक्लेमेशन सिस्टम्स ऑन 1993 रिपोर्टेड रिटेन्ड अर्निंग दिस। तो ये अमाउंट हमारी पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग की है कंपनी की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स टू बी रिपोर्टेड इन कॉर्पोरेशंस बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 1994, शो कंप्यूटेशन। तो कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग प्रिपेयर करें, या हमें ये बताएं कि रिटेन्ड अर्निंग का करंट बैलेंस 31 दिसंबर 1994 को क्या होगा। तो हम एक छोटी सी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारा, जो पहला बैलेंस है पिछले साल का 1993 का, वो हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे 15,16,000, और नेट इनकम हम फिर शो करेंगे हमारी इस दफ़ा की। हमें बताया ऊपर ही ट्रांजैक्शन में हमें बताया कि नेट इनकम जो कंपनी को हुई है इस साल, दैट वाज यहाँ पे बताया 4,72,000 थी, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा। और रिटेन्ड अर्निंग दो ही वजह से इंक्रीज डिक्रीज होती है, एक इनकम्स की वजह से इनकम आएगी तो इंक्रीज होगी, और सेकेंडली जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज होती है। तो हमने फिर सब टोटल आएगा और उसमें से डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया वो हम जब डिक्लेयर करेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर देंगे। तो हम उसमें से माइनस करेंगे, पेड को माइनस नहीं करते, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही रिटेन्ड अर्निंग से डिविडेंड माइनस कर देते हैं। तो पेड का इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग पर नहीं आता, डिक्लेयर्ड का इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग पर आता है। तो हमारी न्यू रिटेन्ड अर्निंग जो बैलेंस शीट में, इस साल की बैलेंस शीट 1994 की बैलेंस शीट में शो होगी, दैट विल बी 19,37,000 या 1.9 मिलियन, 1.937 मिलियन। सो दिस विल बी द रिटेन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। That is, Baumann Pharmaceutics was organized early in 1989 with authorization of issues 50,000 shares of 100 par value preferred stock and 1 million shares of $1 par value common stock. All the preferred stock was issued at par and 6 lakh shares of common stock were sold for $16 per share. The preferred stock pays a 9% cumulative dividend and is callable at $110. ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर कंपनी के जो ऑपरेशन थे 89 से लेकर 93 तक, तो कॉर्पोरेशन अर्न टोटल ऑफ 69,20,000 and paid dividend of 50 cents per share each year on the common stock. In 1994, however, the corporation reported a net loss of 24 lakh and paid no dividend. So पूछा क्या जा रहा है, प्रिपेयर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाने का कह रहे हैं ऑफ द बैलेंस शीट एट दिसंबर 31, 1994। तो 1994 पे हमारा स्टॉक का जो है वो क्या बनेगा, इक्विटी सेक्शन, एंड प्रिपेयर अ सेपरेट सपोर्टिंग स्केड्यूल शोइंग योर कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ऑफ और डेफिसिट। तो जहाँ तक तो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन है तो हमारे पास ऊपर सारा डाटा गिवन है, हम उसको राइट डाउन कर लेंगे सिंपली। सो यहाँ पे हमने उस सारा डाटा को यहाँ पे डाउन लिख लिया है। इस तरह से हम अपना स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन शो करेंगे बैलेंस शीट में। 9% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, 100 पार वैल्यू, कॉलेबल एट 110, और क्योंकि 50,000 शेयर्स इशू थे तो पार के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ 50,000 को, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास कॉमन स्टॉक है, $1 पार वैल्यू है, ऑथोराइज्ड 1 मिलियन शेयर हैं, इशूड जो हैं वो 50,000 शेयर हैं। तो इशू के साथ हम पार वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर पेड इन कैपिटल, जस्ट अ सेकेंड, ये 6 लाख इशूड हैं, तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 60,000 6 लाख इशूड शेयर्स हैं, तो ये हमने करेक्ट कर लिया। एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक जो है उसको हम सेपरेटली लिखेंगे, मतलब आपका जो कॉमन स्टॉक है वो $16 का सेल हुआ था, $1 उसकी पार वैल्यू थी, $15 जो है उसका एडिशनल पेड इन कैपिटल है। तो 6 लाख को, यानी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वैसे आपने सेक्शन में मेंशन नहीं करना होता, 6 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 15 के साथ, तो हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमें शेयर के लिए रिसीव हुई अमाउंट एक शेयर के लिए कॉमन स्टॉक की वो $16 थी, लेकिन उसकी पार वैल्यू $1 है। स्टॉक को हमने रिकॉर्ड पार वैल्यू पर ही करना है, उसके ऊपर एडिशनल जो रिसीव करेंगे उसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल या कैपिटल इन एक्सेस के नाम से। तो उस साथ में हमारे पास बैलेंस आएगा रिटेन्ड अर्निंग का, रिटेन्ड अर्निंग मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग हमने ली कैसे, तो हम एक छोटी सी स्टेटमेंट देख लेते हैं जो डाटा हमें गिवन है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा अमेंड करते हैं, हमारे पास कह रहे हैं 5 साल की जो इनकम है वो 69,20,000 है, हमें डाटा उन्होंने गिवन किया हुआ है। इसमें से कह रहे हैं प्रेफर्ड डिविडेंड है हमारे पास, प्रेफर्ड डिविडेंड है और प्रेफर्ड डिविडेंड हमारा फिक्स होता है और ये क्यूमुलेटिव भी है, हमें ये डाटा में गिवन था कि ये प्रेफर्ड डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड हमारे प्रेफर्ड स्टॉक जो है हमारे पास क्यूमुलेटिव है। तो पिछले 5 साल का इनका कितना बनता है डिविडेंड वो हम माइनस करेंगे। तो ये 4,50,000 हमारे पास आया कैसे, बेसिकली हमारे पास 100 पार वैल्यू है प्रेफर्ड स्टॉक की और उस पर 9% यानी कि 0.09 हमारे पास एक आपके पास डिविडेंड आ रहा है मल्टीप्लाई, हमारे पास जो इशूड शेयर्स हैं प्रेफर्ड के वो 50,000 है, तो 50,000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो हमारे पास 4,50,000 आता है, 4,50,000। अब 4,50,000 एक साल का जो है डिविडेंड बनता है, ये एक साल का डिविडेंड 100 पार वैल्यू मल्टीप्लाई 0.09 यानी कि 9% डिविडेंड देना है, मल्टीप्लाई टोटल शेयर्स 50,000 थे। अब ये एक साल का डिविडेंड बनना है 4,50,000, 5 साल का डिविडेंड कितना होगा, 4,50,000 को फर्दर 5 ईयर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं, तो ये हमारे पास 5 साल का प्रेफर्ड डिविडेंड है। इसके बाद कॉमन स्टॉक डिविडेंड की बात करें तो उन्होंने कहा है हम ये 5 साल में 0.50 यानी कि ये अमाउंट जो है वो 6 लाख शेयर्स के ऊपर दी गई है 5 साल में, उनको भी मल्टीप्लाई किया, तो इस इनकम में से हम इस शेयर्स को माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास आ गई रिटेन्ड अर्निंग। प्लस हमारे पास नेट लॉस है, जो रिटेन जिसके नेट लॉस जब आएगा तो रिटेन्ड अर्निंग कम होती हैं 1994 का, वो हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग रिमेनिंग इन 5 सालों की जो बच गई हैं दैट इज़ 7,70,000। तो इसी को हम ऊपर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में जो है मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14-A-3 Tom Hawk Tools Incorporation was organized in January 1991. Corporation issued at $18 per share 1/2 of its 1 lakh authorized shares of common stock. Common stock issue किया है जनाब उन्होंने आधा। On 2nd January 1992, the company sold at par the entire 10,000 authorized share of 50 par value, 8% preferred stock. तो उन्होंने preferred stock का भी डेटा आपको दे दिया। The company again needed money and issued 5,000 shares of authorized 20,000 shares of 11 no par cumulative preferred stock for a total of 5,18,000। कंपनी ने सफ़र किया है लॉसेज एंड पेड, कोई डिविडेंड 1991 से 1992 तक नहीं दिया दोनों साल। रिपोर्टिंग डेफिसिट और जिनका लॉस आया है वो 2 लाख आया है एट द एंड ऑफ 1992। 1993 और 1994 में कंपनी को 8 लाख जो है प्रॉफिट हुआ है और कंबाइन दोनों को मिला के, और डिविडेंड जो है इस 1993 में
वॉज 1.50 पे किया है और 1994 में $3 पर शेयर डिविडेंड पे किया है। अगेन आपने इक्विटी सेक्शन बनाना है कंप्लीट, और इक्विटी सेक्शन में मेंशन करने के लिए कंप्यूटेशन आपने रिटेन्ड अर्निंग की करनी है। दैट्स ही, मैंने क्योंकि टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो जो हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में हमारे पास 3 तरह का स्टॉक आ गया। एक प्रेफर्ड क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक जो 8% था, उसकी पार वैल्यू 50 थी और उसके इशूड और ऑथोराइज शेयर 10,000 है, ठीक है। फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है हमारे पास जो कि 11% पे इशू हुआ है, इस पे डिविडेंड 11% देंगे, पार वैल्यू इसकी कोई नहीं है और ऑथोराइज्ड इसके 20,000 शेयर हैं। हमने जो है कंपनी ने 5,000 इस पे इशू किया है, तो 5,000 क्योंकि पार वैल्यू जिसकी नहीं होगी वो जितने पे भी इशू होगा वो सब उसकी पार वैल्यू ही कंसिडर होगी। मतलब ये हमने इशू किए कंपनी ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक 11% वाले। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ईच की बात नहीं की, पूरी अमाउंट दे दी, टोटल 5,18,000। तो हमारी जितनी भी अमाउंट होगी हम सब इसको, अगर नो पार वैल्यू हो तो हम सारी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। और क्यूमुलेटिव क्योंकि पार वैल्यू 50 थी तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 लाख आ गया। कॉमन स्टॉक हमने इशू किया, 2 पार वैल्यू थी, 1 लाख शेयर्स ऑथोराइज थे, हमने हाफ इशू किए 50,000। पेड इन कैपिटल जो एडिशनल था, एडिशनल कॉमन स्टॉक पे आया 80,000 का, और रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास 1,45,000। इस तरह ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। रिटेन्ड अर्निंग को फर्दर देख लेते हैं कैसे आया। तो थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ, 1992 में कंपनी के पास 2 लाख का डेफिसिट था, जबकि 1993 और 1994 में टोटल 8 लाख की इनकम हुई। तो इन दोनों को अगर हम सेट ऑफ कर दें, 8 लाख में से 2 लाख को माइनस करें, तो इसका मतलब 4 सालों में कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो 6 लाख का है। प्रेफर्ड स्टॉक 8% जो डिविडेंड दिया, अब हमारे पास क्योंकि स्टॉक 3 तरह का है, क्यूमुलेटिव, प्रेफर्ड स्टॉक, नॉन क्यूमुलेटिव और कॉमन स्टॉक। जो क्यूमुलेटिव है वो 8% है, नॉन क्यूमुलेटिव 11% है। तो डिविडेंड ऑन 8% प्रेफर्ड स्टॉक जो था क्यूमुलेटिव 1992 में, क्योंकि बेशक 1992 में हमें लॉस हुए हैं, बट वी हैव टू पे, कंपनी हैव टू पे 1992, 1993, 1994 का जो है उसे पे करना है डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड ऑन 8% प्रेफर्ड स्टॉक जो फर्दर हमारे इशू हुए उनको भी पे करना है, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन स्टॉक का डिविडेंड मल्टीप्लाई किया और हमारे पास टोटल 1,45,000, ये तीनों डिविडेंड हमारे लेस हुए और 1,45,000 की रिटेन्ड अर्निंग आ गई। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pat Breeden has been working in the child care field for many years as both child care provider and as a consultant. She and several associates recently formed a corporation, We Care Incorporation, to provide organization and administration of on-site child care programs for large employers. The corporation is authorized to issue 1 lakh shares. अब कंपनी की ऑथराइजेशन आ गई, 1 लाख शेयर्स हैं, 100 पार वैल्यू है, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक एंड 2 लाख शेयर्स ऑफ 2 पार वैल्यू कॉमन स्टॉक। दोनों की इन्होंने बता दी, 2 तरह की शेयर्स हैं कंपनी के पास। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अमंग अदर अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो ट्रांजेक्शन्स गिवन हैं और इंस्ट्रक्शन में हमें कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज बनाएं। तो हम ट्रांजेक्शन पहले देखते हैं। 5 जनवरी को कंपनी इशू कर रही है 20,000 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। द शेयर वर इशूड टू ब्रीडन एंड 10 अदर इन्वेस्टर्स। तो 10 इन्वेस्टर्स को इन्होंने शेयर इशू किए हैं। क्योंकि ये अभी इन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये पब्लिकली लिमिटेड कंपनियां पब्लिक को इशू कर रहे हैं या उनको सब्सक्रिप्शन आ रही है, वी आर अज्यूमिंग कि ये प्राइवेटली होल्ड इशूड शेयर्स हैं। और कंपनी क्योंकि इशू कर रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल स्टॉक डेबिट और एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट में जितनी एडिशनल अमाउंट है वो एडिशनल पेड इन कैपिटल में आएगी, पार वैल्यू से अमाउंट कैपिटल स्टॉक में आएगी। तो टोटल 2,80,000 रिसीव किया। क्योंकि 20,000 शेयर हैं और पार वैल्यू 2 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40,000 पार वैल्यू हो गई और एडिशनल पेड इन कैपिटल 14 पर शेयर टोटल था। तो 12 जो है इसके अंदर एडिशनल पेड इन कैपिटल से आ जाएगी, $12 से। इशूड 4,500 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर कैश 4,50,000।
सिमिलरली हम इसको भी करेंगे, लेकिन इसे कैपिटल स्टॉक से नहीं 8% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक से क्रेडिट करेंगे और 4,50,000 अमाउंट आ गई ऑन पार। ठीक है, क्योंकि पार पे ही हमने इशू किए हैं। issued an additional 500 share of common stock to Breeden in exchange of her services। उन्होंने कई सर्विसेज ली हैं किसी से, और उस सर्विसेज के बदले में कैश नहीं पे कर रही कंपनी उनको शेयर्स पे कर रही है। ठीक है, उन्हें शेयर्स दे रही है उसके बदले। द स्टॉक होल्डर एग्री दैट दी सर्विसेज वर्थ 7,000। तो उन्होंने कहा कि 7,000 की हम सर्विसेज एग्री करें कि 7,000 आपकी जो है ना सर्विसेज की अमाउंट बनती है, आपको इतना हमें पे करना था, तो हम उसके बदले आपको ये 500 शेयर्स दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लें। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिए। तो ये जो सर्विसेज हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए सर्विसेज पे की जा रही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और कैपिटल स्टॉक, उसके बदले हम कैपिटल स्टॉक कैश नहीं दे रहे, कैपिटल दे रहे हैं, कैपिटल स्टॉक क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि 500 शेयर्स हैं और 500 शेयर की जो वैल्यू है, जो कॉमन स्टॉक है ये, इसकी पार वैल्यू थी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 इसकी पार वैल्यू है। 7000 के ऊपर जितना हमने इसके ऊपर पे किया है, हमने टोटल 7000 पे करना था ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का, वो सब एडिशनल पेड इन कैपिटल में चला जाएगा। नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर फर्स्ट एनुअल डिविडेंड ऑन द प्रेफर्ड स्टॉक टू बी पेड ऑन 15 दिसंबर। तो प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड पे करना है, अनाउंस हो गया है 15 नवंबर को। तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और मेंशन आप साथ कर सकते हैं कि ये प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड है। ठीक, एक्वायर्ड लैंड एज अ फ्यूचर बिल्डिंग। अभी कंपनी क्योंकि बिल्डअप हो रही है, स्टार्टिंग पोजीशन में है, तो फ्यूचर बिल्डिंग बनाने के लिए इसमें हमने लैंड रिक्वायर किया है इन एक्सचेंज। अब उसकी जो पेमेंट है लैंड की, वो हमने कैश में पे नहीं की, उसके बदले कंपनी शेयर्स दे रही है, क्योंकि शेयर्स देना कंपनी के लिए इज़ ईजी इन स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो 15,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इशू कर रही है। वीक ईयर स्टॉक इज़ नॉट वाइडली ट्रेडेड, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है, अब ये कंपनी का स्टॉक वाइडली ट्रेड नहीं हो रहा, पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहा on any organized exchange, but the parcel of land has been appraised at approximately 2,25,000 by 2 different independent appraiser। तो मार्केट से उस लैंड का रेट लिया, उसका जो दो हमने लोगों से उसका जो इंडिपेंडेंट अप्रेजर से उसका रेट लिया, दैट इज़ 2,25,000। 2,25,000 की लैंड बाय की है, तो लैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,25,000 से। इसके बदले हम कंपनी को जो है वो शेयर पे कर रही है, शेयर पे कर रही है, तो कैपिटल स्टॉक क्रेडिट। लैंड क्योंकि 2,25,000 की है, कैपिटल स्टॉक हम 15,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 30,000 हमारे पास कैपिटल स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, बट एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना होगा? एडिशनल पेड इन कैपिटल जितना भी 2,25,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, जितना भी ऊपर अमाउंट है वो सब एडिशनल पेड इन कैपिटल में चली जाएगी। ठीक है, ये तरीका है अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं। पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर ऑन 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था वो हम पे कर रहे हैं। ये एक ओके 15 नवंबर को हमने जो डिविडेंड लिया था वो हम पे कर रहे हैं, डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज आफ्टर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एक्सेप्ट इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स के अलावा हमने देखा कि सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमने देख लिए, ट्रीट कर लिए, और अब हम इनकम समरी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि द अकाउंट शोड बिफोर टैक्स प्रॉफिट 2,16,000। 2,16,000 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, और इनकम टैक्स जो है 59,440 जो है वो एज्यूम आ रहा है कि अजम्पशन कि ये है। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स को हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट क्लोज करने से पहले सब जो है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम टैक्स रिकॉर्ड करेंगे, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट 59,440 से,
और क्योंकि अभी पे नहीं किया तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, और जैसे ही हमने ये डेबिट क्रेडिट करना है तो हमने सबसे पहले इनकम समरी के अंदर इनकम टैक्स एक्सपेंस को क्लोज करते हैं। जितने एक्सपेंसेस हैं वो पहले इनकम समरी में हम क्लोज करते हैं। तो इनकम समरी डेबिट और इनकम टैक्सेस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। अब ऑलरेडी हमें प्रॉफिट हो रहा था 2,16,000 का, 2,16,000 का हमें प्रॉफिट था, लेकिन इसमें इनकम टैक्स का हमने बिफोर टैक्स था, इनकम टैक्स का इफेक्ट नहीं था। अब क्योंकि इस प्रॉफिट में से हम इनकम टैक्स को भी पे कर देंगे तो 2,16,000 से 59,440 भी निकल जाएगा। तो अब हमारा प्रॉफिट है 1,56,560। तो इनकम समरी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग में हम इस प्रॉफिट को डाल देंगे। इनकम समरी अकाउंट डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो दिस विल बी द एक्सपेंस। और ये इन्होंने कहा कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, और सबसे पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस को इनकम समरी में क्लोज करना है और फिर इनकम समरी को क्लोज करना है। अगर ये ना भी बताते तो प्रोसीजर हमेशा यही रहता है, पहले एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक्सपेंस को इनकम समरी में क्लोज करते हैं और फिर इनकम समरी को रिटेन्ड अर्निंग या कैपिटल, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करते हैं, अगर कंपनी आपकी कंपनी नहीं है, आपके पास सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप है तो डायरेक्ट कैपिटल में क्लोज करते हैं। प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ वी केयर इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट एट December 31st। कह रहे हैं इसका स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन भी बनाएं, दैट इज़ टू ईजी। हमारे पास प्रेफर्ड क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, उसका सारा डाटा है, हमारे पास कॉमन स्टॉक है, एडिशनल पेड इन कैपिटल है, और हम इस सब को लिख लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग का भी हमें बैलेंस मालूम है, तो हमारे पास इसका जो है सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग कैसे आएंगी? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हमारे पास क्योंकि न्यू कंपनी है, पिछली कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, हम इसको ज़ीरो कर देंगे। ऐड इनकम, इस साल की इनकम ऐड करेंगे और जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। That is, Pancho Cantina is the best Mexican restaurant in town, may be the best anywhere. For years, the restaurant was a sole proprietorship owned by Wayne Label. Many of Label's friends and customers had offered to invest in the business if he ever decided to open a new location. सो अर्ली दिस ईयर लेबल ने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और उसको कंपनी, पहले सोल प्रोप्राइटर पे था, अब कॉरपोरेशन या कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और अब इसको रजिस्टर करा लिया कंपनी को, और अब इस कंपनी का नाम है पांचोस कैंटीनस इनकॉर्पोरेशन, विच प्लान टू इशूड। तो अब ये कंपनी न्यू स्टॉक इशू करेगी, यूज़ द मनी रिसीव टू ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट। स्टॉक इशू करेगी, शेयर्स से पैसा आएगा और नया रेस्टोरेंट ओपन करेगी। The new corporation is authorized to issue 2 lakh shares of $1 par value capital stock. तो $1 par value होगी। इनमें the corporation entered into following transactions. Transactions क्या है? 5 transactions हैं हमारे पास। फर्दर हमें जो required है, the new corporation will डेल है prepare journal entries in the May। तो हम journal entry साथ साथ पढ़ते जाते हैं और बनाए जाते हैं। फर्स्ट मई को रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स। तो मुख्तलिफ इन्वेस्टर से हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है। अब यहाँ पे क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स ये जो कंपनी है इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जब शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस सेल की जाती है, लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं शेयर्स लेने के लिए, और फिर उनको जो है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वो सब सब्सक्रिप्शंस कहलाती हैं। तो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की हैं 30,000 इन्वेस्टर्स से, शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक, और हर जो एप्लीकेशन है उस पर हमने एक शेयर के लिए $25 की अमाउंट ली है। ठीक है, जब अगर जिनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे उनके पैसे हम रख लेंगे। जिन एप्लीकेशन से
जिनको हम शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे उनके पैसे हम वापस कर देंगे। तो इसका देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। तो जब सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगी कंपनी को, तो कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी उसको? स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई हैं 30,000 की, ठीक है, और $25 से, तो 30,000 की जो सब्सक्रिप्शन है टोटल 7,50,000 हो गई 25 से मल्टीप्लाई करके। बट क्योंकि शेयर की पार वैल्यू 1 थी, तो 1 से हम इसको कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब पे लेके आएंगे 30,000, और एडिशनल पेड इन कैपिटल है 7,20,000। नेक्स्ट इज, अभी इसमें एक और बात कि स्टॉक 2 भी इशूड है। जब सब्सक्रिप्शन होती है स्टॉक 2 भी इशूड होता है। मई 2024 रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम अटर्नी जनरल है हमारे पास, लॉयर की हमने सर्विसेज ली हैं लॉ के हवाले से, 7,100 फॉर सर्विसेज रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉरपोरेशन। अब द इनवॉइस इज़ ड्यू इन 30 डेज, तो हमने उनकी जो इनवॉइस है वो 30 डेज की ड्यू है। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट डेबिट, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए, और अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिसीव 75,000 कैश एज फुल पेमेंट फ्रॉम अलान रिचमेंट, एन इन्वेस्टर हु हैड सब्सक्राइब 3,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक। एक और सब्सक्रिप्शन आई है 75,000 की, लेकिन उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया हमें, और हमने उनको सब्सक्राइब कर दिया टोटल शेयर्स to 3,000 कॉमन स्टॉक शेयर्स। द स्टॉक सर्टिफिकेट वाज इमीडिएटली इशू टू, कंपनी ने फ़ौरन से उस स्टॉक को इशू कर दिया रिचमंड को। मतलब ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई, हमने अलॉटमेंट भी कर दी है। नो पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सक्राइबर टू अदर 27,000 शेयर्स। सो जब आप स्टॉक रिसीव करेंगे सब्सक्राइब और उसको सब्सक्राइब करेंगे, दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। और ये जो सब्सक्राइब किए हमने शेयर्स, ये पहले जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी 30,000 शेयर्स की, उनमें से ही एक कस्टमर, एक इन्वेस्टर था, और उस इन्वेस्टर ने जो पहले हमें $25 पे किया या जो थोड़ी अमाउंट पे की थी उसकी फुल पेमेंट कर दिया। हम इनको अब इस शेयर्स को अलॉट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 75,000 और स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब ये जो अकाउंट है इसको क्रेडिट कर लेंगे। इस अकाउंट को स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को अब क्रेडिट कर लेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दूसरा एक और एंट्री सेम डेट पे साथ ही करेंगे। ये तो हमने स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट किया। जो कैपिटल स्टॉक सब्सक्राइब्ड है इसको कैपिटल स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब हम इसको अलॉट कर रहे हैं शेयर। 3,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, और 3,000 की पार वैल्यू 1 थी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3,000 ही आ गया। और बाकी जो 27,000 शेयर्स हैं उनकी अभी फुल्ली पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई, अलॉटमेंट हमने करनी है। सो नेक्स्ट एंट्री इज 31st May issued 30,000 shares of capital stock to label in exchange for the asset of original Panchos Catina. These assets and their current market values on this date are listed below. तो कह रहे हैं ये हमने एसेट्स लिए थे और उनकी मार्केट वैल्यू भी है, इसके बदले हमने इनको 30,000 शेयर्स जो हैं इन एक्सचेंज ऑफ दीज एसेट हमने इशू कर दिए हैं। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जो भी एसेट थी उनकी मार्केट वैल्यूज हैं उसको डेबिट कर लेंगे, उसके बदले हमने 30,000 शेयर दिए तो कैपिटल स्टॉक क्रेडिट 30,000 से, और बाकी जो पेमेंट इनको प्लस करके बनती है उसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, तो एडिशनल पेड इन कैपिटल में 7,20,000 आ जाएगा और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज इशू 200 शेयर्स ऑफ capital stock to label in exchange of 5,000 cash, thus assuring label voting control of the corporation even after the other investor pay for their subscribed shares. तो कह रहे हैं कि कंपनी का जो ओनर था बेसिकली लेबल, उसने अपने पास 200 शेयर्स खुद रिसीव अपने
खुद से बाय किए कंपनी के, क्योंकि जब आप कंपनी फॉर्म कर लेते हैं तो कंपनी के कोई ओनर वही ओनर होते हैं जो उसके शेयर बाय करते हैं। तो अपने पास ज़्यादा वोटिंग कंट्रोल रखने के लिए सबसे ज़्यादा शेयर्स उसने खुद बाय किए हैं, 200 शेयर्स, ठीक है, 5000 कैश के, ठीक है, ताकि उसका कंट्रोल अपनी कंपनी पे वोटिंग कंट्रोल रहे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल स्टॉक क्रेडिट एंड कैपिटल पे एडिशनल पेड इन कैपिटल क्रेडिट। जो अमाउंट उसने पे की है वो 5000 की है कंपनी को, 200 शेयर्स इशू किए हैं, तो 200 मल्टीप्लाई 1, 200 इसकी कैपिटल स्टॉक की शेयर प्राइस हो गई। एडिशनल पेड इन कैपिटल जो है वो 4800 कंपनी के एडिशनल पेड इन कैपिटल चला गया। नाउ द कॉर्पोरेशन विल बिगिन द ऑपरेशन ऑफ द ओरिजिनल पैंचोस कैंटीना ऑन जून, कंपनी जून में शुरू होगी, 1 जून को। देयरफॉर द कॉर्पोरेशन हैड नो रेवेन्यू और एक्सपेंस रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट। तो क्योंकि ऑपरेशन कंपनी ने शुरू नहीं किए तो मई में कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू कंपनी का नहीं होगा, और ना ही कोई डेप्रिसिएशन होगी प्लांट और एसेट की, ना ही कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन होगी। एंड विल बी रिकग्नाइज्ड अंटिल जून व्हेन ऑपरेशन गेट अंडर द वे। तो हमने जर्नल एंट्रीज देख ली हैं। अब कह रहे हैं साथ ही कंपनी के लिए एक प्रिपेयर अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो बैलेंस शीट बनाएं। तो बैलेंस शीट वुड बी लाइक दिस, पैंचोस कैंटीना इनकॉर्पोरेशन बैलेंस शीट। एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट्स, हमारे पास कैश है कंपनी के पास, स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी हुई, कैश हमारे पास कितना रिसीव हुआ, ये सब हम इन जर्नल एंट्री से डाटा लेंगे। कैश हमारे पास 75,000 पहले एक रिसीव हुआ, उसके बाद 5,000 का कैश दोबारा इस कंपनी ने रिसीव किया, तो टोटल हमारे पास 80,000 कंपनी के पास कैश आ गया। स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी होगी, ये हमारे पास एसेट करंट एसेट है, जैसे ही हम इनको अलॉट कर देंगे स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगी। तो 7,50,000 की स्टॉक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थी, जिसमें से 75,000 की स्टॉक सब्सक्रिप्शन कैश में कन्वर्ट होगी। तो इस 7,50,000 से 75,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6,75,000 की स्टॉक सब्सक्रिप्शन अभी भी अकाउंट में पड़ी है। जैसे ही शेयर अलॉट होंगे ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इन्वेंट्री कंपनी के पास 23,000 है, ये भी क्योंकि ये एसेट्स कंपनी ने बाय किए हैं। इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड फिक्सचर, ये सब बाय किए हैं कंपनी ने इनकी मार्केट वैल्यू पे, तो ये भी इनकी बाइंग वैल्यू के साथ यहाँ पे इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंडली कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट पे की है। वैसे तो ये एक एक्सपेंस है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट जो होती है बेटा ये फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड होती है और फर्स्ट टाइम पे करते हैं, इसे डेफर्ड कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम फर्स्ट ईयर में सारा कॉस्ट में एक्सपेंस में ट्रीट नहीं करते, हम इसको एज एन एसेट जो है ट्रीट करते हैं, फिक्स्ड एसेट में लिखते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा करके अमोर्टाइज करते हैं हर साल, जैसे डेप्रिसिएशन होती है वैसे इसकी अमोर्टाइजेशन होती है, और हर साल ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में ट्रीट करके हम इसे मुख्तलिफ ईयर्स पे 5-10 साल पे डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये फिक्स्ड एसेट में मेंशन होती है। और टोटल, अब इनको ऐड करके हमारे पास टोटल एसेट आ जाएंगे। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट थी वो हमारे पास अकाउंट पेबल में करंट लायबिलिटीज़ हैं। शेयर्स हमारे पास कॉमन स्टॉक हमने कितना इशू किया, ऑब्वियसली पहले हमारे पास जो इशूड शेयर्स थे 33,200 शेयर्स इशू हो चुके हुए हैं। ये कैसे हुए हैं ये भी देख लीजिए। कैश जो हमने रिसीव किया था 3,000 का वो इशू हो गए, फिर इन्वेंट्री वगैरह के लिए हमने 30,000 शेयर इशू किए, 30,000 प्लस 3,000 33,000 हो गए। इसके अलावा कंपनी ने खुद ओनर ने 200 शेयर्स अपने लिए इशू किए, तो 33,200 के शेयर्स जो हैं कंपनी इशू कर चुकी है अभी तक, ठीक है। और 27,000 शेयर्स कैपिटल सब्सक्राइब्ड में पड़े हुए हैं, ये अभी तक अलॉट नहीं हुए शेयर्स, अभी सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गया, और हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज द ईयर एंड बैलेंस शीट ऑफ डेस्कटॉप
प्रोडक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। ये ऑलरेडी स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बना है। प्रेफर्ड स्टॉक है 7.5% क्यूमुलेटिव है। कॉमन स्टॉक है 2 पार वैल्यू पे। एडिशनल पेड इन कैपिटल है, डोनेटेड कैपिटल है एंड रिटेन्ड अर्निंग है। इंफॉर्मेशन क्या चाह रहे हैं, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्दर कह रहे हैं इस सारी इंफॉर्मेशन से कुछ चीज़ें ड्राइव करें। फर्स्ट, हाउ मैनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हैव बीन इशूड। तो कितना प्रेफर्ड स्टॉक की कंपनी इशू कर चुकी है, इशूड कितने हैं। हमारे पास डाटा क्या है, क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, पार वैल्यू है 100, ऑथोराइज्ड है 1 लाख, लेकिन इशूड नहीं पता। सिंपली हम क्या करेंगे, 24 लाख जो इशूड शेयर्स हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखी होती है ये पार वैल्यू पे होती है, इसको हम ईच वैल्यू जो पार वैल्यू उस पर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 24 लाख को हम पार वैल्यू ऑफ ऑल प्रेफर्ड स्टॉक 24 लाख और पार वैल्यू ऑफ पर वन कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग 100, तो इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 24,000 नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर। तो कितना हम एनुअल डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक हमारे पास 7.5% है, तो पार वैल्यू से 7.5% को मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5% मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स 24,000 से करेंगे। तो डिविडेंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है 7.5, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 24,000, तो एनुअल डिविडेंड हमारे पास आ जाएगा 24,000 का, दैट विल बी 1,80,000। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आर आउटस्टैंडिंग। तो जिस तरह हमने प्रेफर्ड स्टॉक के देखे उस तरह हम कॉमन स्टॉक के भी आउट शेयर्स देख सकते हैं। हमें पता है 90,000 ऑथोराइज्ड हैं, इशूड कितने हैं, तो 9 लाख पार वैल्यू पे है टोटल, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका मतलब 4,50,000 के जो शेयर्स हैं वो हमारे पास पार वैल्यू पे आएंगे। सॉरी 2 पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज जो पूछा जा रहा है दैट इज व्हाट वाज द एवरेज इशुएंस प्राइस ऑफ पर शेयर कॉमन स्टॉक। तो एवरेज इशू प्राइस पूछ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार वैल्यू ऑफ ऑल कॉमन स्टॉक 9 लाख है, पेड इन यानी कि इशूड प्राइस जो होगी वो तो पार वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पेड इन कैपिटल। तो जितना पेड इन एक्सेस कैपिटल है, ये एडिशनल पेड इन कैपिटल कॉमन स्टॉक 83,25,000 है, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसका मतलब कंपनी को 92,25,000 रिसीव हुआ है कॉमन स्टॉक के लिए। कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 4,50,000, इसको डिवाइड करेंगे तो जो इशू प्राइस थी कंपनी की, कॉमन स्टॉक जिस प्राइस पे इशू हुए हैं दैट वाज 2,050। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीगल कैपिटल। तो कंपनी का लीगल कैपिटल क्या है, लीगल कैपिटल मीन्स पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक एंड पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। इन दोनों की जो पार वैल्यूज हैं उनको पार अमाउंट से इनको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल लीगल कैपिटल है प्रेफर्ड की एंड कॉमन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन कैपिटल। तो पेड इन कैपिटल कितना है, लीगल कैपिटल में जब हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे तो हमारा और इसमें से एडिशनल कैपिटल और डोनेटेड कैपिटल इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पेड इन कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ पर कॉमन शेयर, देयर आर नो डिविडेंड इन एरियर्स। हम एज्यूम करें कि कोई डिविडेंड नहीं है एरियर्स में, तो बुक वैल्यू कॉमन स्टॉक शेयर की क्या है, तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी जितनी भी है, लेस कॉल प्राइस। इसमें से हम शेयर प्रेफर्ड स्टॉक की जो कॉल प्राइस है वो लेस करेंगे तो हमारे पास इक्विटी ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर आ जाएगी। इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के, तो हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है। लास्ट इज एज्यूम दैट रिटेन्ड अर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 7,17,000 और नेट इनकम हमारे पास ये है। व्हाट वाज डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग ईच
ऑन ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। एज्यूम करते हैं रिटेन्ड अर्निंग कह रहे हैं 7,07,500 थी। नेट इनकम इसमें ऐड कर देंगे, लेस हम, क्योंकि लेस तो हम डिविडेंड करते हैं, लेकिन डिविडेंड यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। रिटेन्ड हम अर्निंग हमें इन्होंने पहले से पता थी, हमें इस बैलेंस शीट से, यहाँ इस बैलेंस शीट से हमें पता है कि ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। वो यहाँ से हम उसको लेस करेंगे जब, तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा, टोटल डिविडेंड हमने कितना कंपनी ने पे किया है। ठीक है, जब टोटल डिविडेंड आ जाएगा, अब इसमें से हम प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1,80,000 है इस साल का, वो माइनस कर देंगे, तो कंपनी ने कितना कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड पे किया वो हमें पता चल जाएगा। इसको जब हम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड पर शेयर कॉमन स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। तो ये बच्चे आज का लेक्चर था। क्वेश्चंस ए पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, बी पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चंस हैं उसमें भी, तो बी पार्ट में सिर्फ इसलिए नहीं करती ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल रहें और आप ये देख सकें कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी डेवलप हुई है। मैं इसलिए सिर्फ बी सेक्शन को या बी पार्ट को जो है सॉल्व आउट नहीं करती हूँ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझसे अक्सर बच्चे सब क्वेश्चन करते हैं मैम आपने पार्ट बी क्यों नहीं किया, तो उसकी रीज़न ये है। अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी वीडियोस भी बना दूंगी, फिर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है नहीं रहेंगे। आपके पार्ट ए में और पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो आप यहाँ से पार्ट ए के अगर न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर लें तो एक दफ़ा पार्ट बी पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। बाकी थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।